India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अडानी हिंडनबर्ग कथित घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का किया फैसला। कमेटी के सदस्य कोर्ट तय करेगा। कमेटी की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर तत्काल पुनर्विचार से किया इनकार। कहा 21 फरवरी को मेरिट पर होगी सुनवाई, इसके बाद लिया जाएगा फैसला। उद्धव गुट ने की है पुनर्विचार की मांग। मनोनीत सदस्य दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नहीं कर सकते मतदान। 24 घंटे में चुनाव की तारीख की घोषणा करें उपराज्यपाल। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में अब आएगी तेजी। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर होगा विचार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर तत्काल फैसला करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले केस की मेरिट पर सुनवाई होगी, फिर बड़ी बेंच को रेफर करने का फैसला होगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2016 के नबाम रेबिया के फैसले को एक बड़ी पीठ को सौंपने के सवाल को संदर्भ में देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। संविधान पीठ के 5 न्यायाधीशों ने कहा कि वे मामले को मेरिट पर सुनने के बाद एक बड़ी पीठ के संदर्भ में याचिका पर फैसला करेंगे। नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में संविधान पीठ के फैसले की न्यायिक जांच के लिए उद्धव ठाकरे पक्ष ने याचिका दायर की है। शिंदे पक्ष का स्टैंड है कि किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। नबाम रेबिया में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जीएस खेहर और जस्टिस दीपक मिश्रा की राय में कहा गया था कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकते हैं जब उनके निष्कासन की मांग का नोटिस लंबित है। हालांकि जस्टिस एमबी लोकुर ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ये मुद्दा नहीं उठता। संविधान पीठ ने कहा कि तथ्यों से ये पता लगाना होगा कि नबाम रेबिया के सिद्धांत महाराष्ट्र मामले में लागू होते हैं या नहीं। इसीलिए पीठ ने मामले की मेरिट के साथ संदर्भ से जुड़े मुद्दे को सुनने का फैसला किया। पीठ ने मामले को अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा कि 2016 के नबाम रेबिया के फैसले के संदर्भ में 7 न्यायाधीशों को अमूर्त तरीके से अलग थलग और मामले के तथ्यों से अलग तरीके से तय नहीं किया जा सकता है। सीजेआई की बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। बेंच ने 3 दिनों तक संदर्भ की आवश्यकता पर दलीलें सुनी। उद्धव प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा वर्तमान मामले में इस दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। शिंदे पक्ष का स्टैंड है कि किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।
शिंदे समूह द्वारा इस मामले में नबाम रेबिया सिद्धांत का उपयोग ये तर्क देने के लिए किया गया था कि डिप्टी स्पीकर असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हटाने की मांग का नोटिस लंबित है। अगस्त 2022 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में 11 मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें नबाम रेबिया की वैधता भी शामिल थी। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि नबाम रेबिया का फैसला विरोधाभासी था। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने एक पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की दलीलों पर गौर किया कि इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई आवश्यक है। अब शीर्ष अदालत को इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का फिर से गठन करना होगा, क्योंकि इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमन्ना और न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2 पूर्व न्यायाधीशों के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 2 मार्च 2020 को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजने से मना कर दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है। इस मामले में अलग अलग कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने मांग की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, ठीक है, मैं इस पर फैसला लूंगा। चीफ जस्टिस के फैसला लेने की बात कहने पर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि इस मामले में दिसंबर 2022 में भी मांग की गई थी। इस पर फिर से चीफ जस्टिस ने कहा, हम विचार करेंगे और एक तारीख देंगे। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला भी शामिल रहे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मानवाधिकार आयोग समेत जम्मू कश्मीर में कथित रूप से काम नहीं करने वाले वैधानिक पैनल का मुद्दा विचाराधीन है। सरकार ने घटनाक्रम से अवगत कराने के लिए कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे पर उचित स्तर पर विचार किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पुणे स्थित वकील असीम सुहास सरोदे को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख के जनहित याचिकाओं में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। 2019 में इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के पास भेजा गया था। अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के लगभग 4 महीने बाद दिसंबर 2019 में 5 जजों की पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 के मामले पर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में एक प्रारंभिक मुद्दा उठा था कि क्या प्रेमनाथ कौल
और संपत प्रकाश के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 2 समन्वित पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय को ध्यान में रखते हुए मामले को 7 जजों की पीठ को रेफर किया जाना चाहिए। 2 मार्च 2020 को दिए गए एक फैसले में संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाओं को 2 मार्च 2020 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सितंबर 2022 में तत्कालीन CJI UU ललित ने याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। संविधान पीठ के 2 सदस्य जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सुभाष रेड्डी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कथित घोटाले की जांच और इसके संदर्भ में शेयर बाजार की निगरानी के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी के सदस्य अदालत ही तय करेंगे। कोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुझाव नहीं लेगा। ये सब पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। इसके बाद कमेटी की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सेबी के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उसके अधिकार पर जजों के सुझाव सौंपे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर न पड़े। किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट फैसला ले सकता है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है। कमेटी की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में आदेश जारी करेगा, जिसमें कमेटी के बारे में जानकारी दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा, कमेटी इस तरह के मामलों में आम निवेशकों के हितों की रक्षा, इसके लिए सुरक्षा नियामक को और मजबूत कैसे किया जाए, इस पर काम करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वे केंद्र द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत इस मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है। सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तावित जांच समिति के दायरे और अधिकार क्षेत्र का मसौदा कोर्ट को सौंपते हुए कमेटी के अधिकार क्षेत्र में बताया कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मामले में सच सामने आए और समस्या को समग्रता और व्यापक रूप से देखा जा सके। मामले में जांच ऐसी हो जिससे ये न लगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच हो रही है, जिससे मार्केट पर कोई असर न हो। वहीं CJI ने कहा, हम खुद कमेटी के नाम का सुझाव देंगे। हम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए किसी नाम को कमेटी में नहीं रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी रिटायर्ड जज को समिति का जज बनाया जा सकता है, ताकि जांच शीघ्र पूरी हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपने खुद ही कहा है कि बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि नुकसान 0% है, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हम इसमें ज्यादा पारदर्शिता चाहते हैं, लिहाजा सील कवर लिफाफे में आपकी सलाह स्वीकार करना संभव नहीं है। प्रशांत भूषण हमारी याचिका में मांग है कि गलत तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने की जांच SIT से कराई जाए और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए। CJI ने भूषण से कहा, आपने तो पहले से तय कर लिया कि वो अपराधी है। प्रशांत भूषण ने कहा, कमेटी में रिटायर्ड जज नियुक्त होने चाहिए जिनकी विश्वसनीयता संदेह से परे हो। CJI ने टोकते हुए कहा, आप नाम देने की कोशिश ना करें। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये जांच होनी चाहिए कि कैसे इतने समय में शेयर की कीमतें 40 से 50% बढ़ गई। वहीं कांग्रेस नेता जया ठाकुर के वकील ने अडानी और उनके भाई के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कहा, मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और वो भी वर्तमान जज की निगरानी में हो। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता मीडिया के इंटरेस्ट की बात यहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सेबी सभी मामलों की जांच इन्वेस्टरों के इंटरेस्ट में करने में सक्षम है और उसने तुरंत फैसले भी लिए हैं।
सीजेआई ने कहा कि वो निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच कमेटी खुद बनाएंगे। सरकार या किसी भी पक्ष के सुझाव की जरूरत नहीं। हालांकि इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान जज को भी कमेटी में शामिल किए जाने के मामले को खारिज करते हुए कहा, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों। 24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 आर के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। आप नेता डॉक्टर शैली ओबरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली है और उनकी दोनों प्रमुख मांगे मानी गई हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें। आम आदमी पार्टी की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात, हम बात कर रहे हैं किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की। कृपया अनुच्छेद 243 आर देखें। संविधान का अनुच्छेद 243 आर एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं देता है। कोर्ट को चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए। जो भी हो उन्हें चुनाव कराना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि तो आपका निवेदन यह है कि पहली बैठक में मतदान पर कोई रोक नहीं है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में वक्फ मस्जिद को हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च तय की गई है। सुनवाई की तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इस बार किसी भी आधार पर नहीं टाली जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट नाम की एक मस्जिद को उसके परिसर से हटाने के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 2018 के आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट परिसर के किसी भी हिस्से को किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यह अतिक्रमण का मामला है। पूर्व में प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं। 3 पट्टेदारों को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मस्जिद को बचाने के लिए एक वक्फ बनाया गया और इसे पंजीकृत करवाया। इन लोगों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। हाई कोर्ट के वकील ने कहा नहीं, एक टीन का शेड था। बाद में इसका पंजीकरण कराया गया। मस्जिद की तरफ से पेश वकील ने कहा मस्जिद सन 81 से है। हाई कोर्ट के वकील का कहना था कि पट्टा 96 में पंजीकृत और 98 में नवीनीकृत किया गया। मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं। पहली बार जब मुकदमा चला तब मस्जिद का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पेश वकील ने कहा फैसला तो हमारे पक्ष में आया था। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद 1 दशक से इंतजार कर रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमें इस इमारत की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाह ने चुटकी लेते हुए कहा वैसे भी अच्छा काम संबत जलने के बाद यानी होली के बाद ही होता है। उधर सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने बीआरएस विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के मामले को सीबीआई को सौंपे जाने पर सवाल उठाया। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्य पुलिस की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोप बीजेपी के सदस्यों के खिलाफ है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से न्याय नहीं होगा, जैसा कि उन्होंने सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा।
मैं सीबीआई के पास कैसे जा सकता हूं? एफआईआर में बीजेपी के खिलाफ आरोप हैं, हमें सीबीआई में भेजने का क्या मतलब है? केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पक्षकारों के अनुरोध पर और यह देखते हुए कि सुनवाई के लिए पूरकवाद सूची देर रात आई, मामले को 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने भारत राष्ट्र समिति के 4 विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के प्रयास से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। तबादला आदेश उस समय तक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को भंग करते हुए पारित किया गया। 26 अक्टूबर को तंदूर विधानसभा के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 3 आरोपी व्यक्ति उनसे मिले और उन्हें भारत राष्ट्र समिति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। इसके बजाय उन्हें कथित तौर पर बीआरएस से इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्हें केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ की राशि की पेशकश की गई। 25 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, कथित टीआरएस विधायक अवैध शिकार मामले में चल रही जांच के संबंध में 3 आरोपियों को जमानत दी। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली नीट पीजी और नीट एमडीएस परीक्षाओं को 3 महीने के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं की तारीखों को 6 महीने पहले तय किया गया था और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाना है, इसलिए परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह के भीतर स्थगन की मांग करने वाले अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो इस तरह के अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के मेरिट पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। याचिकाएं 2021-22 में एमबीबीएस डेंटल कोर्स पूरा करने वाले छात्रों द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मामला ये है कि उन्होंने एमबीबीएस कोर्स पूरा कर लिया और उनकी इंटर्नशिप 11 अगस्त 2023 तक थी। इस बीच चिकित्सा विज्ञान में नीट पीजी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 16 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया था कि नीट पीजी 2023 की प्रवेश परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। जस्टिस अभिनंद कुमार शाविली और जस्टिस पुल्ला कार्तिक की खंडपीठ ने ये विचार व्यक्त किया कि नीट पीजी नीट एमडीएस परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जा रही हैं और तारीखों को बहुत पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को एक निर्देश दिया गया कि अगले शैक्षणिक वर्ष से यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी छात्रों को नीट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और पूरे देश में एक समान कट ऑफ तिथि तय की जाए। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.